आज जो अपना पार्ट है, आज अपनी जो क्लास है और उस क्लास का जो मेन पार्ट है उसके अंदर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, उसको हम समझ रहे थे और उसी के कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए, तो आज हम पीछे जो लेक्चर किया था उसी पार्ट को एक बार हम देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप लोगों ने दो एस्पेक्ट्स देखे थे, क्वांटिटिव क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स और क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। मैं एक बार फास्ट रिवाइव कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, अटैकेबल एंड नॉन अटैकेबल। अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ मीडियम, इन सब पॉइंट्स को हमने रिवाइज कर लिया था। हम लेके चले थे यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस इन मोल्टन स्टेट। इस कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया था। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, दो एग्जांपल थे। एनएसीएल कटायन और एनायन में डिसोसिएट होगा। कटायन और अनायन एनोड और कैथोड की तरफ कैसे मूवमेंट करते हैं, ये हमने देखा था। एनोड को ऑक्सीडेशन, कैथोड को रिडक्शन। ऐसे हमने मोल्टन लेड ब्रोमाइड का केस लिया था और एनोड और कैथोड की रिएक्शन हमने कंप्लीट की थी। ओके। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस हमने फिर किया था एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ कंसेप्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था। फिर से मैं एक बार इस कंसेप्ट को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज इसको ध्यान जरूर से जरूर देखना, क्योंकि इसके ऊपर 101% क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या है, किस तरह से वर्क करता है। ये कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये एक सेल है एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सी सेल है हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर यहाँ हमने जो भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और ये हमने इसके अंदर क्या रखे हुए हैं? ये हमने इसके अंदर रखे हुए हैं इलेक्ट्रोड। क्या रखे हैं इसके अंदर हमने? इलेक्ट्रोड। यदि हम सिर्फ इसके अंदर क्या लेके चलें, यदि हम दो सिर्फ एक सिंपल सा पार्ट लेके चलें, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया मोल्टन NaCl। तो मोल्टन NaCl डिसोसिएट होगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो NaCl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये एनोड है। और एनोड के ऊपर जो हमारा पार्ट होता है, यहाँ पॉजिटिव पार्ट होता है। और कैथोड के ऊपर कैसा पार्ट होता है? नेगेटिव होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट बॉडी है, ये नेगेटिव की तरफ जाएगी, मतलब कैथोड की तरफ जाएगी। और नेगेटिव चार्जेस बॉडी की तरफ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम सारा पार्ट जानते हैं। यदि पीछे जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक एनोड की तरफ जाएगा, दूसरा पार्ट किधर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। और इस तरह से एक एनोड मूवमेंट करेगा, एक कैथोड मूवमेंट करेगा। यहाँ तक तो हमें क्लियर है। और ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन यदि हम यहाँ एक शब्द जोड़ दें एक्वस, मोल्टन NaCl की जगह में लिख दूं एक्वस NaCl, तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा कंटेनर के अंदर, वहाँ दो पार्ट होंगे। एक तो एक्वस मतलब वाटर मौजूद रहेगा, और साथ में हमारे पास क्या रहेगा? NaCl। इट मीन्स इन फ्यूचर जब आइंस का डिसोसिएशन होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और वाटर का डिसोसिएशन होगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इट मीन्स दो पॉजिटिव आइंस हमारे पास होंगे और दो नेगेटिव आइंस होंगे, तो ये अलग अलग मूवमेंट होगी। या सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव था। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट में दो पार्ट है और दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। अब इन दोनों में से तो डिपॉजिट हो नहीं सकता, तो इसमें से एक यहाँ डिपॉजिट होगा। और कौन डिपॉजिट होगा? वहाँ La एनोड के ऊपर, जिसका लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा। और हाई कोट मैंने बताया था कैथोड के ऊपर, जिसका हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा। तो मतलब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर और हाई होगा, वो
इस इलेक्ट्रोड पे जमा होंगे, दोनों में से एक डिपॉजिट होगा। तो ये मैं कंसेप्ट आपको बता चुका था, उसी पार्ट को मैं आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। तो देखो, कैथोड के ऊपर कटायन आएगा, और कटायन के साथ साथ क्या आएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। ये जितने अरेंज हैं कटायन, ये अकॉर्डिंग टू देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल अरेंज है। ये सबसे हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल है, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर। ऐसे डिस्चार्ज पोटेंशियल को हमने के अकॉर्डिंग कटायंस को अरेंज किया हुआ है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, उसके लिए मैंने एक ट्रिक आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। ट्रिक आप लोगों को ध्यान होगी, ये कि लेकर 12 सरदार का नाम मांगे, यहाँ से लिथियम से लेकर 12 सरदार का नाम मांगे, अली महान जानकर फेंके सीडी कोई। ये एलिमेंट्स इस तरह से याद रखेंगे। नीचे सुनो प्रभात है, कौन आए होंगे। ये मैं लिखवा चुका हूँ, तो इसी अरेंज में हमने किया है। इसके बाद एक लास्ट मीम्स मीम्स और है उसके अंदर, कि आगे ब्रह्मानंद पंडित कलावती सोना लाइफ फ्री में। तो ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसी का ही एक पार्ट है। तो इस तरह से हम कटायंस को अरेंज कर सकते हैं। कैथोड के ऊपर हो गया। अब आता हम एनोड पे। तो एनोड पे नेगेटिव चार्जेड आयंस मीन्स अनाइन प्लस वाटर जाएंगे। और यहाँ मैंने आपको डायलॉग बताया था कि फ्लोराइड सोना नहीं, बारिश में कल बारात आएगी। तो ये है, और ये हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल, लोअर लोअर, इस तरह से अरेंज है। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। एनोड पे और कैथोड पे वाटर की अलग अलग रिएक्शन होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और कैथोड पे रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये रिएक्शंस भी हमें याद रखनी होगी। अब तक जितना पार्ट मैंने आपको बताया है, ये लर्निंग पार्ट है। इसको नोट्स बना के अच्छी तरह से हम लर्न कर लें, और उसके बाद फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उस पॉइंट के ऊपर आते हैं। साथ में की पॉइंट्स मैंने 3 बताए थे। पहला कि डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो पोटेंशियल होता है जो किसी स्पीशीज को डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है। एनोड को हम एल से याद रखेंगे, लैब असिस्टेंट। एनोड के ऊपर लोअर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल आती है हमेशा, और कैथोड को हाई कोड से याद रखेंगे, हायर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल कैथोड पर होती है। तो ये अगर हमें क्लियर है तो फिर हम अलग अलग केस लेंगे। हमने NaCl का केस लिया था, एक्वस NaCl, मतलब यहाँ वाटर भी है, NaCl भी है। मैंने क्लियर भी किया था आप लोगों को, और मैं एक बार फिर से इसको डेप्थ में क्लियर कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ इस केस को। कि हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। देर आर द टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज एनोड जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड सेकंड इज कैथोड, और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। तो जो एक्वस है मीन्स वाटर है, और NaCl में क्या होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है वो कैथोड की तरफ जाएगी इस तरह से, मतलब ये कैथोड की तरफ मूवमेंट करेगा, और साथ में इसके मूवमेंट क्या करेगा, ये वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में हो जाता है, तो H तो हमने पूरा वाटर ही दिखा दिया इसके साथ मूवमेंट करते हुए। और क्लोराइड आयन किधर मूव करेंगे, एनोड की तरफ, तो जहाँ पॉजिटिव चार्जेड है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब एनोड और कैथोड की 2 अलग अलग रिएक्शंस हमारे पास होंगी। वो कैसे होंगी, ये देखिए। एनोड पे हमें पता है ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये रिएक्शंस होगी। कैथोड पे रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये होगी। अब आपके जो ब्रेन में क्वेश्चन आया है सबसे पहले कि ये हुआ कैसे, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिर से रिमाइंडिंग कर देता हूँ। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। अब एक इलेक्ट्रोड को ले लेते हैं हम सबसे पहले। ये हमारे पास एनोड है, और एनोड के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इसकी तरफ मूवमेंट क्या करेगा, Cl नेगेटिव। और दूसरा क्या मूवमेंट करेगा भाई, हमारे पास वाटर का क्या रहेगा, OH नेगेटिव। ये दोनों मूवमेंट करके यहाँ जाएंगे। ठीक है, OH नेगेटिव लिख सकते हो, या बुक्स में ज्यादातर में वाटर लिखा होता है। तो कहते हैं इन दोनों में से एक डिस्चार्ज होगा, इन दोनों में से एक डिस्चार्ज होना है, वाटर और Cl में से। मैं पहले बता चुका हूँ, La। एनोड में हमारे पास क्या फॉर्मूला लागू होता है, La, मतलब एनोड के ऊपर रेसिस्टेंट बताया था, तो लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब आप ध्यान करो कि एनोड के ऊपर हमने डायलॉग क्या लिखा था, हमने लिखा था कि फ्लोराइड, फ्लोराइड सोना नहीं, ये लिखा था ना हमने। बारिश में बारात आएगी, या आज बारात आएगी।
ये लिखा था हमने। तो हमारे पास बारिश का मतलब वाटर, और आज की जगह कल बारात आएगी, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो इनमें से अगर ध्यान से आप लोग देखो, तो लोअर वैल्यू वाटर की है और क्लोरीन की वैल्यू कैसी है, हायर। और हम कहते हैं एनोड के ऊपर डिस्चार्ज क्या होना चाहिए, लोअर वैल्यू। इसका मतलब यहाँ हमारे पास रिएक्शन किसकी आनी चाहिए थी, वाटर की आनी चाहिए थी, लेकिन क्लोरीन की वैल्यू आई है। ये इस वजह से आई है, सिर्फ क्लोरीन और वाटर के केस में एक्सेप्शन बनता है कि ओवर पोटेंशियल, वाटर के मोलिकुल्स की काइनेटिक मूवमेंट बहुत कम होती है, तो हमें बाहर से ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। और जब हम बहुत ज्यादा चार्ज देते हैं तो इसकी वैल्यू हाई हो जाती है, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। तो ड्यू टू ओवर पोटेंशियल क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, और इस वजह से क्लोरीन यहाँ डिस्चार्ज हो जाता है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एनोड की रिएक्शन क्यों होगी। ये ऐसे ही जब हम कैथोड पे चलते हैं तो कैथोड की रिएक्शन देखते हैं। तो एक थोड़ा सा ये डायलॉग आप लोगों को ध्यान होगा जो मैंने अभी करवाया था। कैथोड के ऊपर भी जो हमारे पास कंटेनर होगा, कैथोड है, कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन मूवमेंट करेगा, पॉजिटिव। तो एक तो Na पॉजिटिव मूवमेंट करेगा, और एक क्या करेगा, H पॉजिटिव, या वर्सेस हम क्या कह सकते हैं, वाटर। और कैथोड के ऊपर हमने बताया था हाई कोर्ट, HC, मतलब जो हायर वैल्यू होती है डिस्चार्ज पोटेंशियल की वो होगी। तो अब हमें ये देखना है कि वाटर और सोडियम, इन दोनों में से हायर वैल्यू किसकी है। तो देखो ध्यान से देखें हम, तो ये हायर वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज है। तो वाटर यहाँ आता है और सोडियम यहाँ आता है, तो वाटर की वैल्यू ये है, और सोडियम की वैल्यू तो इसके काफी पीछे आती है। तो इसका मतलब वाटर की वैल्यू क्या है, हाई है, और सोडियम की वैल्यू क्या है यहाँ, लो है। तो हाई वैल्यू क्या होगी, यहाँ डिस्चार्ज होगी। इस वजह से वाटर की रिएक्शंस कैथोड के ऊपर हुई है और सोडियम की रिएक्शन नहीं हुई। और कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H2 और OH आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। ये रिएक्शन में पहले बता चुका हूँ। इस वजह से एनोड और कैथोड की रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन में कहता है सॉल्यूशन बेसिक होगा, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर सोडियम बच गया, ऊपर वाले रिएक्शन में OH बच गया, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। एक एग्जांपल हमने और लिया था, ये मैं बता चुका हूँ, और पोटेंशियल की वजह से होगा, नहीं तो वाटर होना चाहिए था। यदि शब्द लिखा हो वेरी डाइल्यूट, तो वेरी डाइल्यूट में फिर हम सिर्फ वाटर की इन्वॉल्वमेंट होगी, मतलब कटायन अनायन जो भी होंगे उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में वेरी डाइल्यूट शब्द लिखा हो, इसका मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमें ले रखा है, तो वाटर की रिएक्शन होगी, तो एनोड पे वाटर की रिएक्शन होगी, कैथोड पे ये होगी। आपको क्लियर है। आगे चलते हैं हम, एग्जाम्पल 3। और इस पे मैंने यहाँ से मुझे आज आपको आगे करवाना है, तो यहाँ से मेरा पार्ट स्टार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे लेक्चर में हम जो कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है और ये सेकेंड इलेक्ट्रोड है। ये हमारे पास एनोड है और इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। सॉल्यूशन के अंदर क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर भरा हुआ है Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और भी वाटर है ही, H पॉजिटिव H2, या OH नेगेटिव H2। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेड बॉडी है ये किधर जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। और जो नेगेटिव चार्जेड बॉडी है ये किधर जाएंगे, हमारे पास पॉजिटिव की तरफ। मैं पहले भी आप लोगों को इस पॉइंट को क्लियर कर चुका हूँ कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं हम यहाँ। और जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है वो नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। जो नॉन अटैकेबल है, इसका मतलब वो अटैक नहीं होगा उसके ऊपर। और रिएक्शन में हमारे पास डिस्चार्ज होने के लिए क्लोरीन और OH, ये पहले ही क्लियर हो चुका है। जब क्लोरीन और वाटर होते हैं, हालांकि वाटर का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, एनोड के ऊपर लोअर होता है, लेकिन और पोटेंशियल की वजह से क्लोरीन डिस्चार्ज होगी। इस वजह से यहाँ फिर से क्लोरीन की रिएक्शन होगी। ध्यान रखना, क्लोरीन और OH में से और पोटेंशियल की वजह से क्लोरीन का लोअर हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन हमें यहाँ जो दे रखी है वो किसकी दे रखी है, कैथोड की। तो कैथोड की रिएक्शन क्या कहती है, ये देखो। अब कहता है कैथोड के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट हो जाता है। कहता है कैथोड के ऊपर जो हम इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं वो हम मरकरी लेके चल रहे हैं। कि आपको ये पॉइंट कहा भी गया है कि कैथोड के ऊपर जो आप लेके चल रहे हैं वो यहाँ मरकरी, Hg। Hg जो है वो
हमारे पास अलग तरह से वर्क करेगा। तो कहता है इन प्रेजेंस ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड, मरकरी इलेक्ट्रोड, लेस वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ सोडियम। और सोडियम अमलगम के लिए लेस वोल्टेज चाहिए। तो इस पार्ट पे कौन कौन चल के गए हैं कैथोड में? कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन मौजूद है? Na पॉजिटिव। और भाई दूसरा क्या है? Cl नेगेटिव। और दूसरा क्या है? H पॉजिटिव और H2O। अब ये दो पॉजिटिव होंगे, इन दोनों में से एक यहाँ डिस्चार्ज होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास Na पॉजिटिव और H2O। तो कैथोड के ऊपर मैंने बताया था हाई कोर्स, हाई वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। देखो सोडियम और वाटर, तो देखो वाटर की ये वैल्यू है और सोडियम की ये वैल्यू है। तो डिस्चार्ज हाई वैल्यू वाला डिस्चार्ज होगा, तो होना क्या चाहिए यहाँ? वाटर डिस्चार्ज होना चाहिए। और हो क्या रहा है यहाँ? सोडियम। तो क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इस वजह से हुआ कि लिख रखा है इन प्रेजेंस ऑफ Hg कैथोड लेस वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। वोल्टेज कम चाहिए, और कम वोल्टेज के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स आसानी से माइग्रेट नहीं करते। तो लेस वोल्टेज के ऊपर हमारा सोडियम है वो आसानी से क्या होगा, यहाँ इसका सोडियम का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। यदि मरकरी इलेक्ट्रोड लेंगे तो इसमें से सोडियम का रिडक्शन होगा। ये भी एक तरह से एक्सेप्शनल केस है। अच्छी तरह से इस पॉइंट को नोट रख लें। यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास 101% बनता है। ये इम्पोर्टेंट है, हमारे हमारे पास एक पार्ट और है जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस पार्ट को और करते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। कहता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दे रखा है हमें एक्वस। तो उसकी रिएक्शन हमें क्लियर करनी है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की किस तरह से होगी। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट एक्वस। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ध्यान से समझना इसको, ऐसे 8-10 केस करूंगा दिमाग में बैठ जाएंगे। और यहाँ एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसके हैं? प्लेटिनम के हैं। तो ये एनोड, ये कैथोड। एनोड के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैथोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। क्लियर? तो हमारे पास नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। अंदर क्या भरा हुआ है? कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, और भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव किधर मूवमेंट करेंगे? इधर, कैथोड की तरफ। और मैं पहले बता चुका हूँ कि जो पॉजिटिव बॉडी होती है उनमें यहाँ कैथोड Hc, हाई वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो देखो कॉपर और H में से देखो, तो वाटर देखो यहाँ है और कॉपर कहाँ है? यहाँ है। तो बताओ हायर वैल्यू किसकी है? तो हायर वैल्यू किसकी हुई? कॉपर की हुई। इसलिए कैथोड के ऊपर कॉपर की रिएक्शन होगी, ना कि वाटर की रिएक्शन होगी। और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है तो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? तो हैंड रेज कर दें फटाफट। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो हैंड रेज कर दें। पॉइंट क्लियर? ऐसे ही जब हम एनोड की तरफ जाएंगे तो एनोड पे हम लगाते हैं La, लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू क्या है? हमारे पास सल्फेट और OH। तो हमने लो इसके लिए क्या डायलॉग लिया था? ध्यान हो तुम्हें कि फ्लोराइड सोना नहीं, बारिश में। हमने कहा था ना बारात आएगी। बारात, कल बारात आएगी, कल बारात आएगी। यही किया था हमें, ध्यान हो। तो फ्लोराइड सोना नहीं, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। बारिश मतलब वाटर, कल मतलब क्लोरीन, बारात मतलब ब्रोमीन, आएगी मतलब आयोडीन। ये अपने पास है। तो ये हायर डिस्चार्ज पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाते हैं। अब मूवमेंट करने के लिए दो पार्ट हैं, एक तो सल्फेट और एक वाटर मोलिक्यूल्स। तो देखो ये वाटर मोलिक्यूल्स रहा और ये हमारे पास क्या रहा? सल्फेट। तो हमारे पास एनोड के ऊपर लेके चलेंगे वाटर मोलिक्यूल्स और सल्फेट। तो ये अपने पास पार्ट रहेगा। ठीक है। तो अपने पास यहाँ ऑप्शन क्या है कि
एनोड के ऊपर लोअर वैल्यू जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट हो गया, अच्छा सल्फेट आयन हो गया और वाटर हो गया। तो सल्फेट आयन और वाटर, इन दोनों में से लोअर वैल्यू किसकी है? बताइए फटाफट, चैट बॉक्स में डालिए, लोअर वैल्यू किसकी है डिस्चार्ज पोटेंशियल में? वाटर की तो हायर वैल्यू होगी यहाँ, ठीक है। और सल्फेट आयन की क्या होगी यहाँ? लोअर वैल्यू होगी। तो यहाँ लोअर वैल्यू जिसकी होगी वो डिस्चार्ज होगा। तो लोअर वैल्यू हमारे पास किसकी है? सल्फेट आयन की है। लोअर वैल्यू किसकी है? सल्फेट आयन की है। तो यहाँ हमारे पास, हाँ सल्फेट आयन की मुस्कान ने भी लिखा है, सही है कि सल्फेट आयन की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ? लोअर वैल्यू है। तो एनोड के ऊपर क्या होगा? जो सल्फेट आयन है ये अपने पास क्या होगा? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डिस्चार्ज होगा। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा दोनों में से। क्लियर है? तो ये पार्ट हमारे पास रहेगा इसका। चलिए अगले पार्ट के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये कॉपर सल्फेट। अभी हम क्लियर कर देंगे पिछले वाले पॉइंट को फिर। अब हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की जगह सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया। प्लेटिनम की जगह क्या लिया हमने? कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया है। तो प्लेटिनम की जगह यदि हम कॉपर इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे तब क्या होगा? तो यदि हमने अटैकेबल इलेक्ट्रोड लिया है, यदि आप इलेक्ट्रोड नॉन अटैकेबल लेकर चलते हो तब इलेक्ट्रोलाइट पार्टिसिपेट करता है। और यदि आप इलेक्ट्रोड अटैकेबल लेके चलते हो जैसे कॉपर है, सिल्वर है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइट का कोई रोल नहीं रहता, ये पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करते हैं। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। कैथोड पे रिडक्शन होता है गेन इलेक्ट्रॉन करके ये, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कोई रोल नहीं रहेगा, ना आयंस माइग्रेट करेंगे ना अदर पार्ट्स आएगा, इलेक्ट्रोड ही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा। चलिए, और यहाँ लिखा है सिंस कॉपर इज एक्टिव इलेक्ट्रोड सो एट द एनोड ऑक्सीडेशन विल occur in such electrolyte, नो चेंज इन concentration ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे उसकी कंसंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल हमारे पास है डाइल्यूट एस्टोसोफोर और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये देखो, ध्यान से देखना इसको, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जब इसने शब्द डाइल्यूट दे दिया हमें तो हमें पता होना चाहिए कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब हम डाइल्यूट करते हैं, जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है और हमने कहा कि डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब वाटर जो हमने ले लिया वो एक्सेस अमाउंट में ले लिया। और जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ले लेंगे तो ये जो आइंस है, अदर आइंस, इनकी अमाउंट लेस होगी तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फिर जो पार्टिसिपेशन होगा वो सिर्फ किसका होगा? वाटर का होगा। तो एनोड के ऊपर वाटर की ये रिएक्शन होगी और कैथोड पे ये होगी। मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में, एनोड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कैथोड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी ये आप लोगों को क्लियर है, अच्छी तरह से बताने की आवश्यकता है नहीं कि एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट होती है और कैथोड पे क्या लिबरेट होती है? हाइड्रोजन। तो आप समझ जाओगे जो ऑक्सीजन लिबरेट होगी तो उसके बाद एच आयन होंगे, और हाइड्रोजन लिबरेट होगी तो ओ एच आयन से हम उसको बैलेंस करेंगे। ये अपना पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये कंसेप्ट आपको शायद क्लियर होगा, जिसमें किसी कैंडिडेट को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब हमने ले लिया कंसंट्रेट, डाइल्यूट नहीं, अब की बार कंसंट्रेट है। तो कंसंट्रेट में क्या होगा? कंसंट्रेट में वही होगा जो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे हम। ये हमारे पास कंटेनर है और ये अपने पास इलेक्ट्रोड हुआ, ये अपने पास सेकंड इलेक्ट्रोड, ये एनोड, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास क्या हुआ? कैथोड, और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो एस्टोसो4 लिया है और कंसंट्रेट लिया है, तो एस्टो4 टूटेगा एस पॉजिटिव, और फिर यहाँ वाटर का बैच आ जाएगा, और SO4 टू नेगेटिव, और यहाँ वाटर का क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव। तो ये प्लस आयन क्या करेंगे? ये माइग्रेट करके जाएंगे किधर? कैथोड की तरफ। तो देखो कैथोड के ऊपर क्या गए? प्लस आयन माइग्रेट करके गए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदल गए? H2 में। अब हमारे पास ये दोनों आ गए। मैंने पीछे भी
पॉइंट आपको वहां आया था, फिर से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब मेरे पास फिर से वापस सल्फेट और ओ एच या कहें वाटर आयन आ गए। अब इन दोनों में से कौन माइग्रेट करेगा? तो वहां कहा था फ्लोराइड, सोना नहीं, सोना नहीं, ये था ना। तो फ्लोरीन, सल्फेट और नाइट्रेट, बारिश, ये आगे बारिश। तो देखो इसमें से लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है? तो सल्फेट का है। तो यहाँ सल्फेट माइग्रेट करेगा। पिछले वाले केस में वाटर दे रखा तो गलत था, वहां भी सल्फेट माइग्रेट करेगा, यहाँ भी सल्फेट। तो देखो SO4 नेगेटिव यहाँ पहुंच जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये किस में बदल जाएगा? S2O8, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं तो हमेशा ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और अपने पास ये रिजल्ट देगा। ये कह रहा है डू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ SO4 नेगेटिव at anode, sulfate ion will oxidize to give S2O8 नेगेटिव। इसकी अमाउंट दे देता है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और ये पॉइंट आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। इसको नोट कर लेने, नोट्स जरूर बना लेने इन पे। अब जो हमने पढ़ा है, आज अब तक जितना पढ़ा है, उस पढ़े हुए पार्ट की हम समरी का चार्ट हम एक बार देख लेते हैं क्या चार्ट होता है। यदि हमारे पास एक्वस इनिशियल होता है और प्लेटिनम या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होता है तो एनोड पे क्लोरीन बनेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन। फ्यूज्ड NaCl होता है तो क्लोरीन और सोडियम। एक्वस NaOH होता है तो ऑक्सीजन और H2। फ्यूज्ड NaOH होता है तो ऑक्सीजन और सोडियम। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ऐसे एक्वस कॉपर सल्फेट होता है तो ऑक्सीजन और यहाँ हमारे पास क्या आएगा? कॉपर आएगा। और एक्वस कॉपर सल्फेट यदि इलेक्ट्रोड कॉपर के हों तो फिर कॉपर आयन ही खुद सेल्फ ऑक्साइड और रिड्यूस होते हैं। एक्वस HCl हो तो क्लोरीन और H2। डाइल्यूट H2SO4 हो तो HO2 और H2। कंसनट्रेट हो तो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों की सब बातें बता चुका हूँ। एक्वस NO3 हो तो O2 ये, और डाइल्यूट NaCl है तो O2 और H2। तो हमारे पास क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में डेल जी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो सो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जब तक करंट दोगे तब तक इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, और जैसे करंट बंद कर दोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और अगली बात क्या होती है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम DC करंट यूज करते हैं। तो ये जो मैंने आपको समझाया है, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और हमें जो जो दो ट्रिक ली हैं उन ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए इसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो NCERT में भी प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर। अपने पास 2.18 NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूले से आसानी से अभी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। मतलब मुझे व्हाट्सअप ये चैट बॉक्स में लिख के डालिए सिल्वर अटैकेबल है या नॉन अटैकेबल है, बताइए। शाबाश, बताइए सिल्वर कैसा इलेक्ट्रोड है, अटैकेबल या नॉन अटैकेबल? किसी बच्चे ने जवाब दिया नहीं। अटैकेबल है या नॉन अटैकेबल? नॉन अटैकेबल दो इलेक्ट्रोड हैं, नॉन अटैकेबल। शाबाश, सिर्फ दो इलेक्ट्रोड हैं, प्लेटिनम और दूसरा हमारे पास आता है ग्रेफाइट। ये दोनों तो नॉन अटैकेबल है और इसके अलावा जितने केस हों सारे कैसे हैं? अटैकेबल। यदि अटैकेबल इलेक्ट्रोड होता है तो उसकी एनोड और कैथोड की क्या रिएक्शन होगी? वो सेल्फ पार्टिसिपेट करता है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का कोई रोल नहीं होता। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो Ag किसमें टूट जाएगा? Ag पॉजिटिव और लॉस इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो कैथोड पे Ag पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसमें बदल जाएगा? तो ये रिएक्शन होगी फर्स्ट। कहता है अब Ag की जगह यहाँ देखो, यहाँ सिल्वर इलेक्ट्रोड था, अब क्या कर दिया इसने? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया, नॉन अटैकेबल ले लिया। अब कहता है यदि मेरे पास नॉन अटैकेबल है तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर अपने पास वही पुराने वाला रूल लगेगा। यहाँ इलेक्ट्रोड अब प्लेटिनम हो गया और सॉल्यूशन क्या हो गया? AgNO3। और साथ में क्या होगा? वाटर। तो AgNO3 किसमें टूटेगा? Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव में, और NO3 नेगेटिव। और हमारे पास क्या आ जाएगा? OH नेगेटिव या वाटर।
तो बताओ इन दोनों में से पॉजिटिव आयंस ये किधर जाएंगे? ये एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये दोनों प्लस कहाँ जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। और यदि कैथोड पे जाते हैं तो फॉर्मूला लगता है Hc। तो हायर वैल्यू किसकी है ये बताइए, फटाफट बताइए। वाटर की हायर वैल्यू है या सिल्वर की हायर वैल्यू है? दोनों में से। सीरीज में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपके सामने, 2 से 3 बार हम सीरीज एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दोनों में से किसकी वैल्यू हायर है। ये देखो सीरीज आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास Ag की वैल्यू हायर है एज कंपेयर टू वाटर। Ag की वैल्यू क्या है? हायर है एज कंपेयर टू वाटर। हमारे पास यदि Ag की वैल्यू हायर है तो बताइए Ag पॉजिटिव की वैल्यू क्या है? हायर है एज कंपेयर टू वाटर। तो हम ये कर रहे हैं, कैथोड नेगेटिव चार्ज, एनोड पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन में वाटर है और AgNO3 है। वाटर टूटेगा एच पॉजिटिव में और ये टूटेगा Ag पॉजिटिव में। तो कहता है हायर वैल्यू। अब ये पॉजिटिव है, कैथोड की तरफ जाएंगे तो कैथोड की रिएक्शन हमेशा कैसी होती है? हायर वैल्यू Hc, हायर वैल्यू डिस्चार्ज होती है। तो हायर वैल्यू क्या है? Ag है। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन मीन्स क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तुरंत Ag इसमें बदल जाएगा। अब आओ इस तरफ, NO3 नेगेटिव और दूसरा क्या है? OH नेगेटिव। अब फ्लोरिड, सोना नहीं, ठीक है। और सोना नहीं, नहीं के बाद बरसात आती है। तो यहाँ लोअर वैल्यू वर्क करेगी। तो लोअर वैल्यू हमारे पास किसकी है? NO3 की है। तो लोअर वैल्यू क्या है अपने पास यहाँ? NO3 आइंस है। NO3 आइंस क्या करेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। NO3 किस में टूट जाएगा? NO2 नेगेटिव में। और इलेक्ट्रॉन अपने पास किस में हो जाएंगे? नेगेटिव में। इस तरह से अपने पास ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में बता ही चुका हूँ पहले ही। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फाइड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये दोनों केस मैं ऑलरेडी सोल्व करवा चुका हूँ। तो आई होप कि ये जो आज हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बस इसमें एनोड और कैथोड के ऊपर जो आयंस का माइग्रेशन है, लोअर डिस्चार्ज हायर डिस्चार्ज की वैल्यू है, वो हमें याद रखनी है। और हम इसके नोट्स तैयार कर लेंगे। कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये हमारे पास था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जिसमें हमने प्रोडक्ट के बारे में जाना। और कल हम पढ़ेंगे क्वांटिटिव एस्पेक्ट जिसमें हम फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकेंड लॉ के बारे में जानेंगे कि फेराडे फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है। और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज इन टेक्स्ट एग्जाम्पल में जितनी उसकी प्रॉब्लम दे रखी है उन सब प्रॉब्लम्स को हम एक बार डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। डीपीपी आपके पास अवेलेबल है तो वो डीपीपी सोल्व करें। तो हम आराम से नीट जेई या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को कवर कर सकते हैं। थैंक यू।